जी, तो अब हम चलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ। दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके नाम के अंदर टू वर्ड्स प्रेजेंट हैं, वन इज फ्लूइड एंड अदर इज मोज़ेक। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट्स नेम कि फ्लूइड हमने क्यों नाम यूज़ किया, मोज़ेक का नाम यहाँ पर क्यों यूज़ किया जाता है। सो फ्लूइड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज द नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड। इट इज फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी और इट्स नेचर इज फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जो लिपिड की बाइलेयर बनाते हैं। सो यहाँ पे अमूमन क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, आंसर विल बी फॉस्फोलिपिड्स। सो अब अगर इसकी नेचर है फ्लूइड, तो अगला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आएगा कि फिर इसको फ्लो करना चाहिए, क्योंकि जो भी फ्लूइड होगा वो अल्टीमेटली फ्लो करेगा। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फ्लो कर जाएगी तो फिर तो सेल खत्म हो जाएगा। सो इट इज फ्लूइड इन नेचर बट इट डज नॉट फ्लो। अब ये फ्लो क्यों नहीं करती, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि किसी ने इसको फ्लो होने से रोका हुआ होगा, और जो सब्सटेंस इसको फ्लो होने से रोकता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जैसा कि आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर है फ्लूइड, और वो फ्लूइडिटी है ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स, बट irrespective of this fluidity it does not flow, and the substance that prevents its flow is cholesterol. कोलेस्ट्रॉल को आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है। और इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जस्ट लाइक अ बोट, कि जैसे एक बोट पानी के अंदर मौजूद है तो सस्पेंडेड होगी, और पानी के अगर वेव करंट्स आएंगी तो वो अल्टीमेटली बोट को अपने साथ लेके जा सकती हैं। लेकिन उस बोट को अगर हमने किनारे से दूर जाने से रोकना है तो क्या करेंगे, उसको एक रोप के ज़रिए बांध के रख देंगे, होल्ड कर लेंगे। सो अब वो जो बोट है वो सस्पेंडेड होगी, इट कैन मूव इन लोकेलिटी, उस छोटी सी जगह पे वो इधर उधर जा सकती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। और उसको ज़्यादा दूर जाने से किसने रोका हुआ है, उस रोप ने। सो कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ दैट रोप, कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, लेकिन उनको फ्लो होने से रोकने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसकी फ्लूइड नेचर के बारे में। अब आते हैं मोज़ेक पैटर्न की तरफ। मोज़ेक पैटर्न की एक एग्जांपल मैंने ये आपके सामने डायग्राम की सूरत में रखी है कि ये इट इज़ जस्ट लाइक अ मोज़ेक पैटर्न। अब इस मोज़ेक में आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉक्स हैं वो किसी किसी जगह पर मौजूद हैं। इट इज़ नॉट अ प्लेन और कंसिस्टेंट डायग्राम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं वो लेयर नहीं बनाती, दे आर फाउंड इन मोज़ेक पैटर्न। सो ये जो मोज़ेक का वर्ड है ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स की अरेंजमेंट के लिए। सो फ्लूइड नेचर फॉस्फोलिपिड्स की वजह से, और मोज़ेक का पैटर्न ये प्रोटीन्स की वजह से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स। यानी अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो वो किसको फॉलो करेगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे तो वो किसको फॉलो करेगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। तो आइए चलते हैं और हम ये देखते हैं कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है और ये किस तरह से
चार्ज्ड पोर्स की प्रेजेंस को भी एक्सप्लेन करता है। यानी दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट इट आल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पोर्स एंड आल्सो अबाउट द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल डायग्राम मौजूद है और इसी डायग्राम के थ्रू हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। सो इस डायग्राम के अंदर अब आप देखेंगे कि एक तो उसी तरह सेल की एक्सटीरियर सरफेस होगी, जैसा कि हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी पढ़ा था, और एक्सटीरियर सरफेस में मौजूद होगा वाटर। इसी तरह सेल की इंटीरियर होगी, सेल की इंटीरियर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज वाटर। 90% ऑफ द साइटोसोल इज वाटर। सो बाहर भी वाटर है और अंदर भी वाटर मौजूद है, और इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो इनके हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होंगे फॉस्फोलिपिड्स के, दे विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स टुवर्ड्स वाटर। तो ये हमारे पास मौजूद है दरमियान में लिपिड बाइलेयर। उसी तरह जिस तरह हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर पढ़ा था, इस लिपिड बाइलेयर में जैसा कि हम जानते हैं दिस विल बी द हाइड्रोफिलिक पोर्शन, और ये एक्सटीरियर सरफेस की तरफ होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस इज आल्सो हाइड्रोफिलिक पोर्शन, और ये भी वाटर की तरफ होगा और पोलैरिटी की वजह से। और जो सेंट्रल पोर्शन है अवे फ्रॉम वाटर, दैट विल बी हाइड्रोफोबिक। सो लिपिड बाइलेयर is actually made up of these phospholipid molecules। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जो यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल को हम अभी देखेंगे। रोल आपने पढ़ा हुआ है कि इसका क्या है, टू प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक उसका हेड है, इट हैज़ वन हेड एंड इट हैज़ टू टेल्स। देयर विल बी टू टेल्स एंड वन हेड। हेड इज पोलर इन नेचर। ये आगे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और ये पोलर नेचर इसकी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होती है, और इसी पोलैरिटी की वजह से इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर एंड विल बी हाइड्रोफिलिक। जब और इसके अपोजिट ये दो टेल्स हैं। टेल्स क्या हैं? दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, और ये टेल्स बनी हैं फैटी एसिड्स की। इट मीन्स ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज़ टू फैटी एसिड्स, और ये फैटी एसिड्स हैं नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से दीज विल बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सो इसलिए अब आप ये डायग्राम में देखेंगे कि ये सेंट्रल जितना भी पोर्शन है ये सारे का सारा टेल्स का बना हुआ है, अवे फ्रॉम वाटर, और इसमें टेल्स मौजूद हैं। जबकि ओवरऑल आप सरफेस पे देख रहे हैं कि हेड्स मौजूद हैं विच आर पोलर एंड दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये तो हमने देख लिया इनकी फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। सो जैसा कि हमने देखा कि फ्लूइड नेचर तो फॉस्फोलिपिड्स की वजह से है, लेकिन इस फ्लूइड को फ्लो होने से रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? एक तो यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगे, और किसी किसी जगह पर ये प्रेजेंट होंगे। दे विल नॉट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब इन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का रोल क्या है? नंबर वन, दे विल रेगुलेट
फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाना या कम करना, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स करते हैं। सेकंड, टू मेक इट स्टेबल, जैसे कि मैंने कहा था कि इसको फ्लो होने से रोकना है, इसको सॉलिडिफाई होने से रोकना है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का रोल होगा। एंड नंबर 3, इट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको फ्लेक्सिबल रखता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर एडेड बाय द कोलेस्ट्रॉल। सो अब तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट्स को पढ़ा है, यानी फॉस्फोलिपिड्स को और कोलेस्ट्रॉल को। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोटीन्स, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स कौन सी होंगी। एक चीज हमने पढ़ ली है कि दे विल बी प्रेजेंट इन मोज़ेक मैनर, यानी किसी किसी जगह पर एम्बेडेड फॉर्म में होंगी, ये कंप्लीट लेयर नहीं बनाएंगी। सो इन प्रोटीन्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टाइप है पेरिफेरल प्रोटीन्स को। पेरिफेरल प्रोटीन के लिए और भी मुख्तलिफ नाम हम यूज करते हैं, लाइक वी आल्सो कॉल देम एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है। वी आल्सो कॉल देम एज नॉन एम्बेडेड प्रोटीन्स बिकॉज दीज आर not embedded into the plasma membrane rather than, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर अटैच्ड हैं, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफ्री में प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज पेरिफेरल प्रोटीन्स। और इन पेरिफेरल प्रोटीन्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज इन सेल सिग्नलिंग, या आप कहेंगे कि दे कॉमनली एक्ट एज रिसेप्टर्स। इन्होंने डिफरेंट सिग्नल्स को रिसीव करना है, उसके रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट कर रही होंगे ये प्रोटीन्स। अब जो दूसरी टाइप आपको यहां पर नजर आएगी डायग्राम में, लाइक दिस प्रोटीन, इसको आप देखेंगे कि दिस प्रोटीन इज कंप्लीटली एम्बेडेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ऐसी प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगी, उन्हें हम कहेंगे इंटेग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, सो इसीलिए अब इंटेग्रल प्रोटीन्स के लिए एक और क्या नाम हम यूज कर सकते हैं, वी कॉल देम एज एम्बेडेड प्रोटीन्स, और वी ऑल्सो कॉल देम एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। यानी पेरिफेरल को हमने कहा था एक्सट्रिंसिक, और इंटेग्रल को हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स है, ये भी आप याद रखिएगा कि दो तरह की हो सकती है, ईदर पार्शियली एम्बेडेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि आप डायग्राम में ये इस प्रोटीन को देखेंगे। ये प्रोटीन क्या है, इट इज पार्शियली एम्बेडेड। और दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि इट कैन बी फुली एम्बेडेड। ठीक है, जैसा कि आप इस प्रोटीन को देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली प्रोटीन, या आप इस प्रोटीन को देख रहे हैं, ये प्रोटीन्स क्या हैं, दीज आर फुली एम्बेडेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फुली एम्बेडेड होगी, अल्टीमेटली उसका एक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड पर होगा, दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड पर होगा। यानी दिस टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So such an integral protein that is present throughout the plasma membrane is called as transmembrane protein. So जो आपने एक टर्म पढ़ी थी चार्ज्ड पोर्स की, उन चार्ज पोर्स की फॉर्मेशन के अंदर कॉमनली इसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का रोल होता है। सो ये हमने एक टाइप पढ़ ली कि व्हाट आर द इंटेग्रल प्रोटीन्स,
what are the peripheral proteins, what are the transmembrane proteins. अब इन इंटेग्रल प्रोटीन्स में से या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में से फर्दर हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं चैनल प्रोटीन्स की और कैरियर प्रोटीन्स की। यानी जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, दीज आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, और इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये दो तरह की प्रोटीन्स बनाएंगी, इधर चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। सो पहले यहां पे हम डिस्कस करेंगे चैनल प्रोटीन्स को। चैनल प्रोटीन्स किनको कहेंगे? दैट आर फॉर्मिंग अ चैनल, जो एक पैसेज बना रही हैं, पाथवे बना रही हैं, एंड यू कैन थिंक दैट इट इज जस्ट एन ओपन चैनल जिनमें से सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। इसकी एक कॉमनेस्ट एग्जांपल है सोडियम चैनल, जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से और सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। और सोडियम चैनल्स क्या करेंगे? दे विल अलाउ सोडियम आयंस टू मूव इनटू द सेल। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि ये हमारे पास एक सोडियम चैनल मौजूद है, बाहर सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं, और ये सोडियम आयंस फ्रीली इस चैनल से मूव करके सेल के अंदर एंटर होते हैं, यानी सेल की इंटीरियर साइड पे आ जाते हैं। एक ये डिटेल हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि ये चैनल्स के थ्रू जब भी ट्रांसपोर्ट होगी, इट विल ऑलवेज बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। सो सोडियम चैनल्स इनकी एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह से पोटेशियम चैनल्स आर मेड अप ऑफ चैनल प्रोटीन्स। कैल्शियम चैनल्स, जैसा कि आप सिनैप्स के लेवल पर भी पढ़ते हैं, ये एग्जांपल्स हैं चैनल प्रोटीन्स की। और एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स हम उनको कहते हैं जिनके थ्रू वाटर मूव करता है इधर इनसाइड और आउटसाइड द सेल, और ये एक्वापोरिन्स भी चैनल प्रोटीन्स के बने होते हैं। और यहां पर जो डिफ्यूजन की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वी कॉल इट एज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनके अंदर इन चैनल प्रोटीन्स का रोल होता है। दूसरी टाइप हमारे पास इन प्रोटीन्स की है कैरियर प्रोटीन्स। अब कैरियर प्रोटीन्स हम उनको कहेंगे दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इन कैरियर प्रोटीन्स के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। नंबर वन इज सिलेक्शन, और सिलेक्शन दोनों तरह की, क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव सिलेक्शन और क्वांटिटेटिव सिलेक्शन। यानी एक तो ये सिलेक्ट करेंगे कि किस सब्सटेंस ने मूव करना है, और दूसरा इनकी कैपेसिटी होती है टू मूव, टू ट्रांसपोर्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मैं अभी आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं। और इसलिए आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो सिलेक्टिव परमिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके अंदर इन कैरियर प्रोटीन्स का रोल होता है। यहां पर जैसे कि हमारे पास डायग्राम में ये कैरियर प्रोटीन मौजूद है, तो कैरियर प्रोटीन क्या करेगी कि किसने किसी सब्सटेंस को मूव करवाना है, तो उसका मॉलिक्यूल सपोज करते हैं कि एक यहां पर आकर लग गया और दूसरा यहां पर आकर अटैच हो गया। अब इसकी कैपेसिटी है जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होंगे, फिर इसमें होगी कन्फर्मेशनल चेंज, यानी इसकी शेप चेंज हो जाएगी। और शेप चेंज होने से पहले ये आउटर साइड से ओपन थी, अब ये इनर साइड से ओपन हो जाएगी। और जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हुए थे, उस शेप के चेंज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इससे डिटैच होंगे और सेल की इनर साइड पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सो जैसे ही ये मॉलिक्यूल डिटैच होकर
सेल में मूव किए, ये प्रोटीन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स को पिक करेगी, उनकी उसकी शेप चेंज होगी, फिर वो उसको इनवर्ड ट्रांसफर कर देगी। सो कैरियर के केस में आपने जहन के अंदर कैरियर का वर्ड यूज करना है, जैसा कि बाइसिकल के पीछे एक कैरियर लगा होता है, तो बाइसिकल के पीछे उस कैरियर पे एक पर्सन बैठ सकता है। या आप मोटर बाइक को जहन में रख लें कि मोटर बाइक की बैक साइड पे 2 लोग बैठ सकते हैं। या आप एक बोट को जहन में रखें कि बोट ने कुछ लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेकर जाना है, तो बोट कैसे काम करेगी? सपोज अगर उसकी कैपेसिटी है 5 पर्सन्स की, तो जब 5 पर्सन्स बैठ गए, अभी वो 6 को कैरी नहीं कर सकती। सो 5 को वो बोट कैरी करेगी, दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाएगी, फिर खाली होके वापस आएगी, फिर नेक्स्ट मजीद 5 को लेकर जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। और इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो आप लोग पढ़ते हैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैरियर प्रोटीन एंड इट्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसीलिए आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सोडियम को बाहर निकालता है और पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। ठीक है, सोडियम को बाहर मूव करवाएगा, पोटेशियम को इनवर्ड मूव करवाएगा। ये तो हो गई क्वालिटेटिव सिलेक्शन। ठीक है, यानी ये कैल्शियम मूव नहीं करवा सकता, ये क्लोराइड को मूव नहीं करवा सकता, ये हो गई क्वालिटेटिव सिलेक्शन। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि बाय यूजिंग 1 ATP मॉलिक्यूल इट विल ट्रांसपोर्ट 2 पोटेशियम इनवर्ड एंड 3 सोडियम आउटवर्ड। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये 4 सोडियम को मूव करवा दे या कभी 4 पोटेशियम को मूव करवा दे। तो ये क्या हो गई? क्वांटिटेटिव सिलेक्शन। सो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिलेक्टिव परमिबिलिटी, और वो सिलेक्शन होगी बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। सो ये हमने 2 तरह की प्रोटीन्स पढ़ ली इंटेग्रल प्रोटीन्स में। इसी तरह से आपने याद रखना है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो डिफरेंट सेल्स में मौजूद होते हैं और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं, दीज आर आल्सो कैरियर प्रोटीन्स। सो अब लास्ट में हम जिन कंपोनेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स के कॉन्जुगेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत कम अमाउंट में मौजूद होते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड्स होंगे एंड दे विल बाइंड ईदर विद द लिपिड्स और विद द प्रोटीन्स। सो इफ दे बाइंड विद द लिपिड्स दे विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। अगर ये प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगे देन दे विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। एंड दिस ग्लाइकोकेलिक्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसके आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा। इन ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के डिफरेंट रोल्स हैं। आपने जनरली याद ये रखना है कि दीज आर नेम प्लेट्स ऑफ द सेल, यानी हम कह सकते हैं कि ये सेल की नेम प्लेट्स हैं जिनके जरिए से सेल को पहचाना जाता है। और वी आल्सो कॉल देम एज सेल मार्कर्स, यानी इनके थ्रू सेल को मार्क किया जाता है। सो दैट्स व्हाई these glycoproteins and glycolipids have role in cell recognition। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप ये आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे
कि HIV बॉडी के अंदर एंटर होता है और बॉडी में वो जाके अटैक करता है सिर्फ उन सेल्स के ऊपर जिन पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी CD4 प्लस सेल्स पे अटैक करेगा। और हमें पता है कि उसकी एक एग्जाम्पल है हेल्पर टी सेल्स, जिन पे ये CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। तो अब ये जो CD4 रिसेप्टर है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज सेल मार्कर, जिसके जरिए से HIV ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। और इस CD4 रिसेप्टर की केमिकल नेचर क्या है, इट इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का मॉलिक्यूल है। अब इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजेंस मौजूद होते हैं। सपोज इट कंटेन्स A एंटीजन, और A एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं एंटी-A एंटीबॉडीज। सो अब ये जो A एंटीजन है या B एंटीजन है, ये एक्चुअली सेल की रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है, एंड दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। सो जनरली आपको मैंने ये बताया है कि सेल की सरफेस पे मौजूद होंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, और ये बनाएंगे सेल मार्कर्स या सेल की नेम प्लेट्स, जिनके थ्रू सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसकी एग्जांपल्स में आपको मैंने A एंटीजन बताया, CD4 रिसेप्टर बताया, और इनमें से मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। सो CD4 रिसेप्टर, A एंटीजन, बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो एक काम इनका सेल रिकॉग्निशन हो गया, दूसरा ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, सो सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होंगे, और इसके अलावा ये सेल्स को आपस में कनेक्ट भी करते हैं। सो दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सेल एडहेजंस। सो हमने पहले फॉस्फोलिपिड्स के रोल को पढ़ा, फिर कोलेस्ट्रॉल के रोल को पढ़ा, फिर प्रोटीन्स के रोल को पढ़ा, और फिर हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के रोल को पढ़ा। अब एंड पे हम इसको समराइज करके देख लेते हैं कि केमिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, उनकी परसेंटेजेस क्या होंगी, और उनके अंदर टाइप्स कौन सी होंगी। सो जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. Lipids constitute about 20 to 40% of the plasma membrane, और प्रोटीन्स बनाएंगी 60 to 80%, और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रोटीन्स, and the substances that are present in least concentration in the plasma membrane are carbohydrates. ये सबसे कम होंगे। अब लिपिड्स के अंदर आपने दो ग्रुप्स पढ़े थे, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको मैंने बताया था कि इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। यहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ लिपिड्स आर मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स, यानी आउट ऑफ लिपिड्स जो मोस्ट अबंडेंट होंगे वो होंगे फॉस्फोलिपिड्स। इसी तरह से प्रोटीन्स के अंदर आपने एक तो पढ़ा पेरिफेरल प्रोटीन्स को, जिनको हमने एक्सट्रिंसिक या नॉन एम्बेडेड प्रोटीन्स का नाम दिया, और दूसरी कैटेगरी आपने पढ़ी इंटेग्रल प्रोटीन्स की, जिनको इंट्रिंसिक या एम्बेडेड प्रोटीन्स कहा गया। इनके अंदर आपको मैंने बताया था कि कुछ पार्शियली एम्बेडेड होंगे, कुछ फुली एम्बेडेड होंगे। जो फुली एम्बेडेड होंगे उनको हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और उनकी आगे आपको मैंने दो कैटेगरीज बताई थी, चैनल प्रोटीन्स और
कैरियर प्रोटीन्स। दोनों का रोल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको मैंने बताया था कि मोनोसेक्राइड्स, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स में से जो ग्रुप कॉमनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है, दीज आर ओलिगोसेक्राइड्स। जो फ्रीली नहीं होंगे, दे विल बी अटैच्ड ईदर विद द प्रोटीन्स एंड विल फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स, या ये अटैच्ड होंगे लिपिड्स के साथ एंड विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स, और इन्हें हम कलेक्टिवली कहेंगे ग्लाइकोकेलिक्स।